जय हिंद। इस सेशन में हम जानेंगे साइबर अपराध के बारे में। साइबर अपराध क्या होता है, इसके सुरक्षा के क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जिस तरीके से आधुनिकता के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है, उस तरीके से साइबर अपराध नए नए तरीक़ों से आगे बढ़ रहा है। अपराध के नए आयामों को छू रहा है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अगर लाभ है तो नुकसान है। इस प्रकार से साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिससे एक कोने में बैठकर, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे एक रूम से ही साइबर अपराध को की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसमें व्यक्ति को कहीं आने और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह एक जगह से बैठ के ही सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। साइबर अपराध मुख्यतः बैंकिंग के मामले में, धन उगाही के मामले से संबंधित होती है, जिसमें धन प्राप्त करना होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसके पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। साइबर अपराध की सुरक्षा के बारे में, एटीएम से रिलेटेड संचालक किस तरीके से काम करते हैं और फ्रॉड स्कैम कैसे करते हैं, उसके बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। बैंकिंग में साइबर अपराध स्वरूप एवं सुरक्षात्मक उपाय। इसका अर्थ मनुष्य के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि अर्थ से उसकी समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। इस अर्थ की महत्ता को देखते हुए राजा भर्तृहरि ने कहा था, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, अर्थात इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना अर्थ और अपराध का संबंध भी है। पुरातन काल में जब भी विनिमय का माध्यम अनाज या जानवर हुआ करते थे, उन समय चीज़ें चोरी होती थी। जब सोने और चांदी बहुमूल्य रत्नों का दौर आया तो अधिकतर लूटपाट इन बहुमूल्य धातुओं और उनसे बड़े आभूषणों, बर्तनों और आदि को हथियार को लेकर होती थी। मुगल काल में बादशाहों ने जब सोने चांदी के सिक्के चलवाए तो लोगों ने उनसे मिलते जुलते नकली सिक्के चलाना शुरू कर दिए। जब कागजी मुद्रा का चलन हुआ तो धोखेबाजों ने जाली मुद्रा चलानी शुरू कर दी। कहने का ऐसा यह है कि धन दौलत को अनुचित तरीके से हड़पने का सिलसिला उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। हालांकि जब तक सफ़र में जो खास बात यह थी कि वह यह धन दौलत हड़पने के लुटेरे धन दौलत तक भौतिक पहुंच बनानी पड़ती थी, क्योंकि जब डिजिटल लेन देन शुरू हुआ है, अपराधियों को मौके पर जाने की ज़रूरत भी न रही। वे दुनिया के किसी भी कोने से घटना को अंजाम देने में सक्षम हो गए हैं। साइबर अपराधों की इस गंभीरता को देखते हुए सिस्को के भूतपूर्व सीईओ जॉन चेम्बर्स कहते हैं, केवल दो प्रकार के संगठन हैं, एक वे जो हैक कर लिए गए हैं और दूसरे वे जो यह जानते ही नहीं कि उन्हें हैक कर लिया गया है। चूँकि बैंक विशुद्ध रूप से अर्थ से कारोबार से जुड़ा हुआ है, अतएव उनका और ग्राहकों का साइबर अपराधियों के निशाने पर होना लाजमी है। बैंक में होने वाले साइबर अपराधों के विस्तार पर चर्चा करते हैं और इसको समझ लेना प्रासंगिक होगा। प्रासंगिक मतलब बढ़ते हुए में, क्योंकि जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं उस प्रकार से डिजिटल तरीके से अपराध हो रहे हैं और नए नए तरीक़ों को खोजा जा रहा है। तो साइबर अपराध की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, इसके गहन से चर्चा करते हैं। साइबर अपराध की उस शब्द की उत्पत्ति साइबरनेटिक्स से हुई है, जो मूलतः जीवित प्राणियों और मशीनों के बीच संचार और नियंत्रण प्रणालियों के अध्ययन की एक शाखा थी। समय समय के साथ साइबर की संकल्पना में बदलाव आया और इसका आशय सूचना प्रौद्योगिकी से है। वर्तमान समय में ऐसी कोई चीज़ जो कंप्यूटिंग और इंटरनेट से संबंधित है, साइबर की श्रेणी में रखी जा सकती है। वहीं साइबर का अपराध का आशय ऐसे गैर कानूनी कृत्यों से है जो सूचना का इस्तेमाल कर अंजाम दिए जाते हैं। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क अपराध करने का उपकरण या लक्ष्य दोनों हो सकता है। आरंभ में साइबर अपराध शरारती तत्वों द्वारा शौकिया तौर पे किए जाते थे, पर आज के लिए उदंड राष्ट्रों द्वारा प्रायोजित होते हैं।
इन अपराधों का प्रमुख उद्देश्य धन हड़पना, किसी प्रणाली को ध्वस्त कर देना, सिस्टम को हैक कर लेना और फिरौती मांगना, बदनाम करना, काबिलियत साबित करना, शोहरत पाना आदि होता है। बैंकिंग जगत जगत में ये अपराध मुख्यतः धन हड़पने की लालसा से किए जाते हैं। अकेले वर्ष 2020 में साइबर अपराध के मामले में 50,035 मामले सामने आए, जिनमें सबसे अधिक 60.20% मामले वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित थे। बैंकिंग में अपराधों का स्वरूप और सुरक्षात्मक उपाय हमारा पॉइंट है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रौद्योगिकी ने जहां एक और कभी भी कहीं भी बैंकिंग का सपना साकार किया है, तो वहीं जोखिम की संभावना भी हर समय और हर जगह से पैदा की है। यदि बैंकों में साइबर अपराधों के स्वरूप की बात की जाए, तो इसके कितने स्वरूप हो सकते हैं यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक नई घटना का एक नए स्वरूप को उजागर करती है। तथापि ज्ञात मामलों के आधार पर साइबर अपराधों की प्रकृति का एक सामान्य खाका अवश्य खींचा जा सकता है। हमारी पहली हेडिंग है ग्राहकों को लक्षित कर लिए जाने वाले साइबर अपराध। ग्राहकों के साथ होने वाले साइबर अपराधों से हमारा आशय ग्राहकों के साथ होने वाले साइबर धोखाधड़ी से है, जो प्रायः निम्नलिखित रूप से की जाती है। फर्जी फ़ोन कॉल द्वारा। इस प्रकार की धोखाधड़ी को साइबर की भाषा में विशिंग कहते हैं। आम ग्राहक सबसे अधिक शिकार इसी धोखाधड़ी से होते हैं। इसमें साइबर अपराध बैंक अधिकारी बनकर ग्राहक को फ़ोन करते हैं और उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बंद या निष्क्रिय हो जाने की जानकारी देते हैं तथा कार्ड चालू रखने के हेतु कार्ड की संख्या, सीवीवी पिन और ओटीपी जैसे विवरण उपलब्ध कराने को कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों से सिस्टम आदि के अपडेट होने का बहाना बनाया जाता है और सुविधा जारी रखने के लिए लॉगिन आईडी, पासवर्ड जैसे विवरण मांगे जाते हैं। विवरण मिलते ही ग्राहक का खाता खाली कर दिया जाता है। इस श्रृंखला में एक नया ट्रेंड केवाईसी अपडेशन है। केवाईसी अपडेशन के नाम पर धोखेबाज पहले ग्राहक को एक मैसेज करते हैं, केवाईसी अपडेशन इन योर अकाउंट इज पेंडिंग, फेलिंग विच योर अकाउंट विल बी फ्रीज्ड। फिर इस हेतु फोन लगा ग्राहक से आधार, पैन, आयु, पता आदि का विवरण पूछने के साथ साथ कार्ड और नेट बैंकिंग की गोपनीय सूचना भी पूछ लेते हैं। पुनः एक मैसेज भेजा जाता है, योर केवाईसी इज बीइंग अपडेटेड, यू विल रिसीव एन ओटीपी, प्लीज शेयर इट विद योर बैंक ऑफिसर फॉर सक्सेसफुल कंप्लीट केवाईसी ऑफ केवाईसी। इन संदेशों से ग्राहक के मन में रही शंका भी दूर हो जाती है और ओटीपी आते ही तुरंत शेयर कर बैठता है। ओटीपी किसके लिए आया है इसको पढ़ने की ज़रूरत तक नहीं करता। हम सुरक्षात्मक उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सुरक्षात्मक उपाय: अपने बैंक की खाते की गोपनीयता जानकारी किसी के भी साथ साझा न करें। दूसरा है अपने बैंक के मैसेज कोड, जैसे एसबीआई के मामले में बीपी, एसबीआईएन, एनबी, एडी, एसबीआईएन, एनबी आदि को पहचाने और मैसेज को पूरी तरह से ही पढ़कर प्रतिक्रिया दें। एसबीआईएन, एनबी और ये सब बैंकिंग के कोड होते हैं। अगर ये मैसेज कोड जब भी आते हैं तो स्क्रीन पर ये सब लिखे हुए होते हैं, तो इसको देखकर ही मैसेज का रिप्लाई करें। अननोन नंबर आने से, जैसे किसी 995667 ऐसे इस तरह के नंबर आने से इसका रिप्लाई न करें। ये सब स्कैमर होते हैं, फ्रॉड होते हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न प्रयोजनों के हेतु कार्ड, नेट बैंकिंग की दैनिक लिमिट सेट कर लें। फ़ोन को लॉक रखें ताकि आपके अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य फ़ोन पर ओटीपी को साझा न कर बैठे। बैंकों को भी इस तरह के मैसेज स्वरूप ओटीपी इज 2986 फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ इतना इतना
से बचना चाहिए, क्योंकि इस मैसेज में ओटीपी शुरू में होने के कारण मोबाइल का स्क्रीन लॉक खोले बिना ही देखा जा सकता है। इसके बजाय फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ रुपीज योर रुपीज डैश डैश जैसा प्रारूप उचित होगा। एसएमएस द्वारा धोखाधड़ी। इस प्रकार की धोखाधड़ी को साइबर की भाषा में स्मिशिंग एसएमएस प्लस फिशिंग कहते हैं। इसमें ग्राहक को एक फ़ोन आता है, एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर उसे विश्वास दिलाया जाता है, फिर बड़ी चालाकी से उसके विवरण और पासवर्ड को गोपनीयता हासिल की जाती है, अथवा लिंक के माध्यम से एक लिंक भेज दिया जाता है टेक्स्ट मैसेज में। स्मिशर के साथ गोपनीय सूचनाएं पहुंचते ही यह वह शपथ लगा देगा। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे या फिर किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे, तो ऑटोमेटिक साइबर अपराध आपके पूरे फ़ोन को कंट्रोल में ले लेता है और अपनी कार्रवाई जारी करके आपके खाते को खाली कर देगा। इसके उपाय के बारे में जानते हैं। तो पहला है, अपरिचित स्रोतों से आए संदेशों पर प्रतिक्रिया न करने से बचें। दूसरा है, किसी भी टेक्स्ट मैसेज में दिए गए लिंक से ऐप को इंस्टॉल न करें। यदि कोई ऐप इंस्टॉल करना ही है तो आधिकारिक ऐप स्टोर से करें। कोई भी एप्लीकेशन हो वह गूगल से या फिर अन्य किसी स्रोतों से इंस्टॉल करने पर खतरा उत्पन्न होता है। आधिकारिक ऐप स्टोर में वही ऐप आते हैं जो वेरीफाइड होते हैं और ट्रस्टेड ऐप होते हैं, तो वहाँ से इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं। और यदि आप थर्ड पार्टी या गूगल या फिर अन्य कहीं से डाउनलोड करते हैं किसी ऐप को, तो उसमें आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। तो दूसरा है पॉइंट, ईमेल के द्वारा किस प्रकार से साइबर अपराध किया जाता है। इस प्रकार की धोखाधड़ी को साइबर की भाषा में फिशिंग कहते हैं। इसमें ग्राहक को ईमेल भेज देते हैं जो देखने में अधिकृत संस्था या बैंक द्वारा भेजे गए लगते हैं। इन मेल्स में यूजर को दिए गए लिंक जो आधिकारिक वेबसाइट या बैंक का प्रतीत होता है पर क्लिक करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और जैसे ही यूजर उस पर लॉगिन करता है अथवा अपना व्यक्तिगत पहचान का विवरण भरता है, उसकी सारी सूचनाएं ऑनलाइन चोरी हो जाती हैं और वह धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। इसमें क्या होता है कि स्कैमर जो है एक ऐसा फर्जी ईमेल बनाएंगे, आपको भेजेंगे कि आपको लगे कि बैंक द्वारा भेजा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि भारतीय कानून के हिसाब से ईमेल को एक साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, एक एविडेंस के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, और उसके प्रारूप के तौर पर माना जाता है। तो ईमेल एक ट्रस्टेड है, तो इसमें आए हुए स्कैमर के मैसेज को व्यक्ति सही मानकर उस पे कोई न कोई प्रतिक्रिया दे ही देते हैं, और जैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं तो पूरा उनकी डाटे को पूरा उनका डाटा पूरा जैसे ही वो फिलअप करते हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, स्कैमर के पास पहुंच जाता है वो, और वह साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसका उपाय के बारे में देखते हैं। बैंकिंग लेन देन हो तो बैंक के यूआरएल को ब्राउज़र को एड्रेस में टाइप करें, किसी लिंक अथवा गूगल जैसे सर्च इंजन से एक्सेस न करें। लॉगिन आईडी से और पासवर्ड डालने से पूरे सुनिश्चित कर ले कि HTTPS से शुरू होती है और उसमें पैडलॉक दिखता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे विवरण कंप्यूटर या मोबाइल पर सेव न करें। पासवर्ड सेव करने का मतलब है कि जैसे ऑटो जनरेट पासवर्ड होता है कि आप कहीं पर लॉगिन पासवर्ड करते हैं तो आपको सेव करने के लिए कहा जाता है, तो यदि आप वहाँ पर सेव करते हैं तो आपको वहाँ से अपराध हो सकता है। आपकी ओटीपी या फिर पासवर्ड को शेयर किया जा सकता है, जिससे आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। अपने ब्राउज़र से ऑटो कंप्लीट विकल्प निष्क्रिय कर दें। जिस पीसी या लैपटॉप या मोबाइल से लेन देन करते हो उसमें स्क्रीन शेयर जैसे ऐप डाउनलोड न करें। साइबर कैफ़े या सार्वजनिक वाईफाई से नेट बैंकिंग एक्सेस न करें। दूसरा, तीसरा, चौथा हर तरीके से वो अपनाएंगे अपराध करने का, क्योंकि अगर एक में सक्सेस नहीं हो रहा है दूसरे तरीके से करेंगे, तीसरे तरीके से करेंगे। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का अगर आप प्रतिक्रिया देते हैं
तो इसमें आपका ही नुकसान है। आप पूरी तरह से वेरीफाई करके चेक करके ही कोई प्रतिक्रिया दें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वायरस के द्वारा कैसे अपराध कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। वायरस के द्वारा भी बैंकिंग धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा सकता है। वायरस के डिलीवरी चैनल अलग अलग हो सकते हैं, जैसे वो फायरवॉल से बच के ग्राहक सिस्टम में दाखिल हो सके। वे किसी ईमेल के अटैचमेंट, सॉफ्टवेयर, पेन ड्राइव था किसी चाहे वेबसाइट पर क्लिक करके और कुछ इस तरह के सुरक्षा संदेशों को आपके कंप्यूटर में वायरस है और आपको नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की आवश्यकता है के जरिए भेज देते हैं। जैसे ही ग्राहक इन पर क्लिक करता है वो वास्तविक वायरस डाउनलोड कर लेता है। आज टार्जन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स जैसे वर्म जैसे कई प्रोग्राम हैं जो कि स्टॉक्स को कैप्चर कर लेते हैं और उसे बाहरी साइटों पर प्रेषित करते हैं, भेज देते हैं। सुरक्षात्मक उपाय क्या हैं? हमेशा ब्रांडेड कंपनी के लाइसेंस वाला एंटीवायरस डालें। अपने वेब ब्राउज़र में पॉपअप ब्लॉकर सक्रिय कर लें। किसी भी अपरिचित लिंक या अटैचमेंट को न खोलें। कंप्यूटर पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर न डालें। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को निरंतर अपडेट रखें। फर्जी प्रलोभन के द्वारा साइबर अपराधों, ठगों, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, लॉटरी निकलने, इनाम जीतने, किसी भी प्रकार की राशि, क्रेडिट कार्ड या उनमें किसी भी प्रकार की अन्य गोपनीय सूचनाएं जुटा लेते हैं जो लोग में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के किसी भी मैसेज आता है टेक्स्ट, तो उस पर क्लिक न करें। सुरक्षात्मक उपाय की बात करें तो इस अपने लालच को नियंत्रित करें और भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करें। इस चीज़ों में प्रबल विश्वास रखें कि खैरात में कुछ भी नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट है बैंक, ग्राहक और अन्य मध्यस्थों की संयुक्त विफलता से जुड़े साइबर अपराध। बैंकिंग में साइबर अपराध कुछ मामलों से अधिक पक्षों की लापरवाही के कारण घटित होते हैं। इस संबंध में कुछ प्रतिक्रियाएं दृष्टव्य हैं। फर्जी कस्टमर केयर नंबर के द्वारा धोखाधड़ी। हाल ही में साइबर अपराध का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले एक ग्राहक ने अपनी एफडी तुड़वाने की प्रक्रिया समझने के लिए गूगल पर एक बैंक कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया। साइबर अपराधियों ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज के द्वारा इस नंबर को सर्च हिस्ट्री में सबसे ऊपर रखा था। इस नंबर पर फ़ोन करने पर हिंदी के लिए 1 दबाएं और अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं। ऐसे तरह से गुजरता हुआ जब ग्राहक फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर तक पहुंचा तो जब फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर ने एक वेबसाइट पर फ़िलहाल एफडी तोड़ने का विकल्प नहीं है, इसलिए मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ। इसमें दिए गए फॉर्म में अपनी एफडी आदि के विवरण भरकर सबमिट कर दीजिए। इस फॉर्म में अन्य के साथ यूजर आईडी, पासवर्ड आदि का विवरण भरना है। जैसे ही ग्राहक ने उक्त फॉर्म सबमिट किया, धोखेबाज ने फिक्स जमाएं तोड़ी, ग्राहक के खाते में दर्ज मोबाइल नंबर बदला और खाते की राशि विभिन्न खातों में ट्रांसफ़र कर दी। इस घटना में जब ग्राहक ने यूजर आईडी, पासवर्ड उजागर करने की लापरवाही की तो सर्च इंजन ने गैर सत्यापित टोल फ्री नंबर प्रदर्शित की। सबसे बड़ी प्रणालीगत चूक बैंक के स्तर पर हुई जिसने नेट बैंकिंग द्वारा खाते में मोबाइल नंबर बदलने की इजाज़त दी। फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर शिकायत के अन्य मामले में साइबर अपराधी ने शिकायतकर्ता से उसके कार्ड का पूरा विवरण लिया और कहा कि आप शिकायत दर्ज हो गई है। शिकायत नंबर प्राप्त करने के लिए आप भेजे गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करते ही पीड़ित के पास जो ओटीपी आता था वह अपराधियों को दिखाई देता था और उसका खाता खाली कर देते थे। सुरक्षात्मक उपाय: किसी भी बैंक का कस्टमर केयर नंबर केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करें और हमेशा अपने मोबाइल में सेव रखें ताकि समय रहते सूचना देकर कोई नुकसान को कम कर सके। सर्च इंजन और प्रिंट व इलेक्ट्रिक मीडिया को गैर सत्यापित नंबर प्रकाशित नहीं करने चाहिए। बैंक खाते में मोबाइल नंबर या ईमेल जैसी संवेदनशील सूचनाएं कम से कम 2 स्तरों के अधिक प्रमाणन के बाद ही बदलनी चाहिए। एटीएम स्किमिंग या कार्ड क्लोनिंग। स्किमिंग या कार्ड क्लोनिंग एक हाईटेक तरीका है जिसमें आपराधिक तत्व एटीएम, पीओएस पर एक स्किमिंग डिवाइस लगा देते हैं जो कार्ड की चुंबकीय पट्टी की सारी सूचनाएं कॉपी कर लेता है। फिर इन सूचनाओं को नए कार्ड की चुंबकीय पट्टी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और डुप्लीकेट कार्ड तैयार करके पैसा निकाल लिया जाता है। सुरक्षात्मक उपाय की बात करें तो सेफ्टी के बारे में, यदि आपको एटीएम कार्ड स्लॉट में कुछ अनजान हरकत दिखाई देती है तो उस पर स्वाइप न करें। कम रोशनी वाले और बिना सुरक्षा गार्ड वाले एटीएम का प्रयोग करने से बचें। यदि लेन-देन सफल होने की सूचना के बाद रुपया न निकले तो सतर्क हो जाएं और कैश स्लॉट सहित आसपास की संरचना पर भी नज़र दौड़ाएं।
भुगतान हेतु कार्ड को अपने सामने स्वाइप कराएं और देखें कि कार्ड पीओएस टर्मिनल के सिवाय कहीं अन्यत्र स्वाइप नहीं किया जा रहा है। पिन हमेशा छिपा कर डालें। बैंक को एटीएम का यथासंभव सुरक्षा गार्ड लगाने चाहिए और एटीएम के में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ है तो अलार्म सिस्टम विकसित करना चाहिए। कैश रिफिल करने वाले वेंडर को एटीएम के इंटरफेस की नियमित जांच का दायित्व भी सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ई कॉमर्स साइटों और बिल भुगतान पोर्टल के जरिए साइबर धोखाधड़ी। वर्तमान समय में जनोपयोगी सुविधा और ऑनलाइन शॉपिंग हेतु डिजिटल भुगतान एक विकल्प है, लोकप्रिय विकल्प है, फेमस विकल्प है। पर कुछ ऐसे मामले में प्रकाश में आए हैं जहां तथाकथित सुविधा प्रदाताओं की वेबसाइटों ई कॉमर्स साइटों पर बिल के भुगतान के लिए जब ग्राहकों ने पे नाउ पर क्लिक किया तो वे गलत लिंक पर पहुंच गए और कहीं और पैसा खो बैठे। यही नहीं, ट्रांजैक्शन फेल्ड का मैसेज आया तो वह पुनः भुगतान कर बैठे। सुरक्षात्मक उपाय की बात करें तो वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से भुगतान करने वाले विभागों या ई कॉमर्स को अपनी भुगतान प्रणालियों का नियमित फॉरेंसिक ऑडिट कराना चाहिए। ऑनलाइन भुगतान करते समय प्रत्येक चरण को बारीकी से और जांचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है बैंक को निशाना बनाकर किए जाने वाले साइबर अपराध। बैंकों को निशाना बनाकर किए जाने वाले साइबर अपराधों से प्रमुख है हैकिंग या रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक ऐसा अपराध है, साइबर अपराध है जिसमें मेलवेयर के जरिए टारगेट कंप्यूटर सिस्टम को या तो लॉक कर दिया जाता है या अथवा उनकी फाइलों को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, फिर उन्हें अनलॉक या डिक्रिप्ट करके एवज में एक मोटी धनराशि की मांग की जाती है। यह एक तरह से अपहरण और फिरौती की मांग है। जैसा कि रैनसमवेयर आज दुनिया के सबसे बड़े एक बहुत बड़ा खतरा उभरा है। उसके इसकी भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014 में मॉर्गन डेटा ब्रीच के मामले में मालवेयर और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए तकरीबन 83 मिलियन ग्राहकों की सूचना हैक कर ली गई थी। फरवरी 2016 में साइबर अपराधियों ने ड्राइडेक्स मैलवेयर के जरिए बांग्लादेश बैंक के स्विफ्ट नेटवर्क पर अनुदेश भेजकर $81 मिलियन अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक में अंतरित कर लिए थे। 12 मई 2017 को वानाक्राई और नोटपेटाया नामक रैनसमवेयर हमले में बैंकों, एटीएम नेटवर्क और कार्ड भुगतान प्रणाली को प्रभावित करते हुए लगभग $10 मिलियन की चपेट लगाई थी। वर्ष 2018 में पुणे स्थित कॉसमॉस ऑपरेटिव बैंक पर हुए मालवेयर हमले में हैकरों ने बैंक के एटीएम सर्वर को हैक करके वीजा और रुपे कार्ड और धारकों का विवरण निकालकर कार्ड क्लोनिंग के द्वारा 94.42 करोड़ पार कर दिए थे। सुरक्षात्मक उपाय की बात करें तो डेटा से कम 2 बैंक बैकअप रखने चाहिए और अपने नेटवर्क संचार डेटा सेंटर क्लाउड सुरक्षा संरचना की नियमित समीक्षा कर लेनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर की निरंतर अपडेट रखें। बैंक की आईएस पॉलिसी और एक्सेस मैनेजमेंट पॉलिसी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। कर्मचारियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करें और उन्हें उचित प्रशिक्षण दें। प्रणाली की भेद्यता परखने के लिए एथिकल हैकर्स की सेवाएं ली जा सकती हैं। मुकम्मल डिजास्टर रिकवरी प्लान भी तैयार रखें ताकि कम से कम समय में वैकल्पिक माध्यमों से परिचालन शुरू किया जा सके। डीडोज अटैक इस प्रकार के साइबर अपराध में किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर कई स्रोतों, स्थलों या विशेष बॉटनेट्स, कंप्यूटर का एक बड़ा नेटवर्क जिसको कहते हैं, से हमला किया जाता है। चूँकि इनकमिंग ट्रैफिक हज़ारों जगह से आ रहा होता है, अतएव कंप्यूटर सिस्टम के लिए किसी खास वीआईपी एड्रेस को ब्लॉक करना मुश्किल होता है और इसी क्रम में हमलावर ट्रोजन जैसे खतरनाक वायरसों का प्रवेश कराने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरे, इतने अधिक ट्रैफिक के कारण बैंडविड्थ खत्म हो जाती है जिसके कारण ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं या तो धराशायी हो जाती हैं अथवा बंद पड़ जाती हैं। सुरक्षात्मक उपाय की बात करें तो नेटवर्क्स की
बैंडविड्थ पर्याप्त रखनी चाहिए। बॉटनेट्स रिमूवल टूल्स की मदद ली जा सकती है ताकि वे बॉटनेट्स की पहचान कर उन्हें रिमूव कर सकें। अंत में सारांश के तौर पर कहा जा सकता है कि डिजिटल बैंकिंग समय की मांग है। इसके कारण बैंकों और ग्राहकों के समय, श्रम और संसाधन की बचत हो रही है। चूँकि बैंक से जुड़े अपराधों में अपराधियों के सीधे तौर पर वित्तीय लाभ पहुँचता है, अतएव यहाँ अपराधों की संभावना काफ़ी प्रबल है। इसलिए प्रौद्योगिकी आधारित बैंकों को सतत महफूज रखने के लिए बैंकों को साइबर सुरक्षा की अच्छी खासी राशि खर्च करने की ज़रूरत होगी। बैंकों का यह खर्च एक तरह का निवेश होगा जो उन्हें भावी हानियों से बचाने का काम करेगा। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए घटनाओं की समय से रिपोर्टिंग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां इसमें इंस्टीट्यूशनल मेमोरी तैयार होती है, वहीं नियामक की ओर से दंड से भी बचा जा सकता है। समय से रिपोर्टिंग अपराधियों तक पहुंचने और फंड की वसूली में भी मददगार हो सकती है। जागरूकता हर समस्या के निवारण की दिशा में सबसे कारगर औजार होता है। अतएव डिजिटल लेन-देन की सावधानी तथा साइबर अपराधों की प्रकृति के बारे में ग्राहकों, कर्मचारियों, हितधारकों को जितना अधिक जागरूक किया जाएगा, वे उतने ही सावधान रहेंगे और उतने ही कम घटनाएँ होंगी। बैंकिंग में साइबर अपराध की घटना रोकने में उन पक्षों की भी अहम भूमिका है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बैंकिंग गतिविधि को सहारा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि पैन, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड जैसे आईडी जारी करवाने वाले विभाग पहचान का विधिवत सत्यापन बिना किए बिना उन्हें जारी कर दें और इन फर्जी आईडी पर खाता खुल जाए तो, अथवा कोई टेलीकॉम कंपनी केवाईसी का समुचित सत्यापन के लिए बिना सिम जारी कर दे या किसी भी अन्य प्रकार का डुप्लीकेट सिम जारी कर दे तो साइबर ठगी भी होगी और अपराधियों का तक पहुंचना मुश्किल होगा। ध्यान रहे कि साइबर ठगी का पैसा विधिवत खाते, वॉलेट्स, ई-कॉमर्स साइटों से उभरा हुआ है, अंतिम पड़ाव तक पहुंचता है और यदि श्रृंखला से जुड़ी सभी पक्षकार अपनी जिम्मेदारी, निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो साइबर अपराध की घटना कम हो सकती है। यह हमारा साइबर अपराध और सुरक्षा के उपाय के बारे में हमने जाना। विभिन्न प्रकार से अपराध हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार से सुरक्षा भी की जा सकती है। तो इसमें से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और कुछ आपके भी नियम और कानून हैं, आप उनका पालन करिए और बैंक के भी कुछ नियम और कानून हैं जो बैंकों को पालन करना चाहिए। अगर आप सतर्क हैं तो आपके साथ साइबर अपराध होने से आप बच सकते हैं और किसी भी प्रकार के फर्जी लिंक, एसएमएस या फिर किसी भी तरीके से अननोन या जो बैंक वेरीफाई नहीं है बैंक द्वारा, वैसे लिंक पर क्लिक न करें, ना ही किसी एसएमएस पर क्लिक करें। तो आशा करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई भी व्यक्ति बैंकिंग या साइबर अपराध से बच सके और उसे विधिवत जानकारी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।